आर्यन को रिया की बातें किसी फेरी टेल जैसी लग रही थीं। उसने रिया से पूछा, क्या ये सब सचमुच हो सकता है? रिया ने आर्यन की पीठ थपथपाकर कहा, यस, ये सब कुछ हो सकता है अगर तुम वो करो जो मैं कहती हूँ। तो बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगे? आर्यन रिया की बातों से इतना इम्प्रेस हो गया था कि उसने तुरंत रिया के हाथ में अपना हाथ दे दिया। रिया ने दूसरे हाथ से आर्यन को हाई फाई देकर कहा, वी आर अ टीम नाउ। ये बात सुनकर आर्यन के चेहरे की स्माइल थोड़ी कम हो गई। आर्यन ने धीमी आवाज में पूछा, कैन वी बी फ्रेंड्स? रिया ने मुस्कुराकर आर्यन से कहा, ऑफ कोर्स वी आर फ्रेंड्स। तभी रिया को इस बात का एहसास हुआ कि वो अपने नए दोस्त से काफी वक्त से बातें कर रही थी, मगर उसे उसका नाम तक नहीं पता। रिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए आर्यन से कहा, हाय, आई एम रिया, तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन ने हैंडशेक करते हुए कहा, आई एम आर्यन, आर्यन मारवा। रिया को अचानक कुछ याद आया। उसने आर्यन से पूछा, क्या तुम वही हो जिससे उस दिन मेरी इंटरकॉम पर बात हुई थी? आर्यन ने हाँ कहा। रिया ने नाराज होकर आर्यन से पूछा, फिर तुम पिज्जा खाने क्यों नहीं आए? आर्यन ने कहा, मैं आ रहा था, मगर रास्ते में पहली बार मुझे मेरी मॉम मिली तो मैं उनके साथ पिज्जा खाने चला गया। ये बात सुनकर रिया स्प्रिंग की तरह उछल पड़ी। उसने खड़े होने की कोशिश की, मगर वाटर टैंक सर पर लगी और वो फिर से बैठकर बोली, क्या बात कर रहे हो? उस दिन मैं भी अपने डैड से पहली बार मिली। जैसे ही रिया ने ये कहा, दोनों बच्चे सारी बात समझ गए। रिया अपनी उंगली सिर पर थपथपाने लगी, फिर किसी बड़े जासूस की तरह बोली, इसका मतलब उस दिन तुम्हारे पापा मुझे आर्यन समझ रहे थे और मेरी मम्मा तुम्हें रिया समझ रही थी। दोनों बच्चे मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे। हंसते हंसते आर्यन ने कहा, इसका मतलब डैड सही कहते थे, मेरी कोई मॉम नहीं है। आर्यन के मुंह से ये बात निकलते ही दोनों बच्चे शांत हो गए। आर्यन ने अपना चेहरा अपने घुटनों पर रखकर रिया से रिक्वेस्ट की, क्या मैं आज रात रिया बनकर तुम्हारी मॉम के साथ रुक सकता हूँ? आई मिस माई मॉम। कुछ ऐसी ही सिचुएशन रिया की भी थी। रिया अपने डैड को मिस करती थी। आर्यन का आइडिया रिया को बहुत पसंद आया। आर्यन और रिया घुटनों पर रेंगते हुए वाटर टैंक से बाहर आए। फिर रिया ने चारों ओर देखकर चेक कर लिया, कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। फिर आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर सीढ़ियों की ओर जाते हुए बोली, ठीक है, आज रात तुम रिया बनकर मम्मा के साथ रहो और मैं आर्यन बनकर तुम्हारे डैड के साथ रहूंगी। लेकिन ध्यान रहे, उन्हें इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, वरना हमारे सारे पावर्स चले जाएंगे। दोनों बड़े ही ध्यान से बिना आवाज किए सीढ़ियां उतरकर फिर से अपने स्वीट की ओर बढ़ने लगे। लाइफ केयर हॉस्पिटल। रूम नंबर 32 के सामने प्रीति बेंच पर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू तो बह रहे थे, मगर उसकी सिसकियां खत्म हो चुकी थीं। प्रीति को यकीन नहीं हो रहा था। जब उसकी माँ जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी, तब अनिका उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। कामिनी ने प्रीति के कंधे पर हाथ रखा। वो उसके पास आकर बैठ गई। कामिनी अचानक बड़े ही मैच्योर अंदाज में प्रीति को समझाने लगी, हमें तो पहले ही पता था कि अनिका किसी की सगी नहीं। तुम्हारी आंखें आज खुली। मैंने और मेरी माँ ने कितना सहा है ये हम ही जानते हैं। तुम और ज्योति बुआ इस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते, पर इसकी असलियत क्या थी ये सिर्फ हम ही जानते थे। मगर तुम लोग मेरी माँ को सौतेली समझकर कोसते रहे। प्रीति ने बिना कुछ कहे रोती हुई आंखों से कामिनी को देखा। कामिनी ने अपने हाथों से प्रीति के आंसू पोंछे और कहने लगी, देखो, उस अनिका को भूल जाओ, हम हैं ना यहाँ। तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं होने देंगे। मैंने खुद डॉक्टर अमृता को फोन किया है बुआ के ऑपरेशन के लिए, तुम फिक्र मत करो। प्रीति को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अनिका ऐसा कर सकती थी। तभी हॉस्पिटल पैसेज में डॉक्टर अग्रवाल के जूतों की तेज आवाज आने लगी। प्रीति ने देखा तो डॉक्टर अग्रवाल के चेहरे पर मुस्कान थी। वो प्रीति के पास आए। जैसे ही प्रीति बेंच पर से खड़ी हुई, डॉक्टर ने उसके कंधों को पकड़कर कहा, प्रीति, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। डॉक्टर अमृता तुम्हारी मम्मी का ऑपरेशन करने के लिए मान गई हैं। वो कल मिसेस शर्मा का ऑपरेशन करेंगी। उनका कंफर्मेशन मेल भी आ गया। प्रीति ये बात सुनकर बेहद खुश हो गई। उसकी आंखों के आंसू चेहरे की मुस्कान में बदल गए। कामिनी और मनीषा एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर डॉक्टर अमृता ज्योति बुआ का ऑपरेशन करने के लिए मान कैसे गई। मौका देखते ही कामिनी ने कह दिया,
थैंक गॉड, मेरे इतने मेल्स का फाइनली उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। कामिनी की बात सुनकर डॉक्टर अग्रवाल कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कामिनी से पूछा, मगर अभी अभी अनिका ने मुझे कॉल किया था कि। कामिनी ने डॉक्टर अग्रवाल को बीच में ही रोकते हुए कहा, सर आप भी किसकी बातों पर यकीन कर रहे हो? अरे वो कैसे डॉक्टर अमृता तक पहुंच सकती है? उसके पास तो बुआ के रिपोर्ट्स तक नहीं है और ना ही बुआ के ऑपरेशन में उसे कोई इंटरेस्ट है। आप पूछ लीजिए प्रीति से। बुआ के ऑपरेशन के लिए उसे एक छोटा सा काम दिया था, वो भी उसने नहीं किया। डॉक्टर अग्रवाल इस बात पर हैरान हो गए। जाने से पहले उन्होंने प्रीति के सर पर हाथ रखकर कहा, चलो अब आंसू पोंछ लो। इंडिया की बेस्ट न्यूरो सर्जन कल तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करने वाली हैं। योर मदर नीड्स योर प्रेयर्स, नॉट टीयर्स। इतना कहकर डॉक्टर अग्रवाल वापस जाने ही लगे थे, तब कामिनी ने उनका रास्ता रोककर उनसे कहा, सर इफ यू डोंट माइंड, क्या कल मैं डॉक्टर अमृता को इस ऑपरेशन में असिस्ट कर सकती हूँ? डॉक्टर अग्रवाल ने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया, वेल श्योर, आई विल पुट योर नेम ऑन द लिस्ट। उन्हें जूनियर डॉक्टर्स की एक टीम की जरूरत होगी, मैं तुम्हारा नाम भी उसमें ऐड कर दूंगा। कामिनी ये सुनकर बेहद खुश हो गई। वो भूल गई कि वो हॉस्पिटल में खड़ी थी। वो जोर जोर से सबको बताने लगी, सुना तुमने, मैं कल डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने वाली हूँ। प्रीति सुना तुमने? मॉम क्या आपने सुना? आई एम गोइंग टू असिस्ट द बेस्ट न्यूरो सर्जन इन इंडिया, डॉक्टर अमृता। होटल पैराडाइज। रिया और आर्यन ने अपने कपड़े आपस में बदल लिए। रिया आर्यन को फाइनल टिप्स देने लगी, देखो चाहे कुछ भी हो जाए, मम्मा को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम रिया नहीं हो। कोई कंफ्यूजन हो तो टैबलेट पर गेम खेलने लगना और मम्मा से कह देना मेरी इंपॉर्टेंट गेम चल रही है, बाद में बात करेंगे। और अगर कोई भी गड़बड़ हो तो मुझे फोन कर लेना। इस बात पर आर्यन थोड़ा घबरा गया। वो रिया से कहता है, मगर मैं तुम्हें फोन कैसे करूंगा, मेरे पास तो फोन नहीं है। रिया आर्यन की ये बात सुनकर चौंक गई और बोली, ओफो, इतने बड़े हो गए हो फिर भी तुम्हारे पास फोन नहीं है। एनीवेज तुम मेरा फोन रखो, आई विल मैनेज। रिया ने आर्यन के हाथ में अपना फोन दिया। फिर 24th फ्लोर की लॉबी का दरवाजा खोलकर वो चेक करने लगी कि कहीं कोई लॉबी में खड़ा तो नहीं है। मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा सनी ठीक उसके सामने खड़ा था। सनी के दोनों हाथ अपनी कमर पर थे। उसने रिया की आंखों में आंखें डालकर कहा, समझ गया, मैं सब समझ गया। सनी की आवाज कानों पर पड़ते ही रिया ने आर्यन को दरवाजे के पीछे धकेल दिया और अपने रूम की कार्ड की उसे दे दी। रिया ने सनी से पूछा, क्या समझ गए? सनी ने रिया को सैल्यूट करते हुए कहा, मैं सब समझ गया कि कब तुम गेम खेलते हो, चोरी छुपे घर से बाहर जाते हो और फिर टेरेस पर जाकर गेम खेलते हो। मतलब इतने टाइम से ये सब कुछ तो मेरी आंखों के सामने ही कर रहे थे, लेकिन मुझे पता भी नहीं चला। आज मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ज्यादा बेवकूफ हूँ या फिर तुम अल्ट्रा जीनियस। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा चाचा भी हूँ और सबसे बड़ा फैन भी, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारा चाचा हूँ। तुम अभी अंदर चलो, वो खड़ूस मिस मैरी आ चुकी हैं तुम्हें पढ़ाने, बहुत गुस्से में हैं, कब से तुम्हारा वेट कर रही हैं। सनी ने रिया का हाथ पकड़ लिया और उसे प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401 में ले गया। अंदर जाते ही रिया ने देखा, भले ही उसके प्रेसिडेंशियल स्वीट की बनावट एक जैसी ही थी, मगर सजावट में बहुत फर्क था। हर चीज एक तरीके से रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे रूम के फर्नीचर को भी डिसिप्लिन में रहने की वार्निंग दी गई थी। रिया को डाइनिंग टेबल पर सर पर हाथ रखी एक औरत दिखी। रिया को देखते ही वो गुस्से से चेयर पर से उठी और बेडरूम में चली गई। रिया ने सनी की ओर देखा। सनी खुद बहुत डर गया था। उसने धीरे से रिया के कानों के पास आकर कहा, तुम सिर्फ ये कह देना कि तुम्हें भैया ने नीचे बुलाया था, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये कहते हुए सनी ने रिया को बेडरूम में छोड़ दिया और दरवाजा बंद कर लिया। मिस मैरी ने राइटिंग टेबल पर रखी रूलर उठा ली, फिर अपने गुस्से को काबू में कर लिया और अपने शांत अंदाज में रिया से कहा, बेवकूफ तो तुम हो ही, लेकिन अब बदतमीज भी हो गए। पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम आने के बाद सॉरी भी नहीं कहते। रोज रोज तुम्हें इस रूलर से पीटती हूँ ताकि तुम गलतियां ना करो, मगर तुम हो कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते। कहते हैं बच्चे में या तो अपने पापा की क्वालिटी होती है या तो अपनी माँ की, तो तुम्हारे अंदर किसकी क्वालिटी आई होगी? अब ये तो सबको पता है कि तुम अपने पापा की तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट तो नहीं, तब तो जरूर तुम्हारी माँ बेवकूफ बदतमीज रही होगी।
तभी तुम इतने बेवकूफ हो और अब बदतमीज भी हो गए हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हारे बाप को घर से निकाल दिया, बेशरम। चलो ठीक है, फिर आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखा दूंगी कि तुम्हें हमेशा याद रहेगा। मिस मैरी की ये बात सुनकर रिया को बहुत गुस्सा आया। एक तो रिया को पता चला कि ये टीचर बिना वजह रोज आर्यन को मारती थी, और दूसरा कि वो आर्यन की माँ को बिना वजह गाली दे रही थी। रिया मिस मैरी को एक करारा जवाब देने ही वाली थी, तब बेडरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने रोहित मारवा खड़ा था। रोहित मारवा को देखकर रिया का सारा गुस्सा गायब हो गया। उसके चेहरे पर बिना उसे पता चले स्माइल आ गई। रोहित को देखते ही मानो रिया को पंख आ गए थे। वो किसी परी की तरह उड़ने लगी थी। बहुत जल्द रिया को इस बात का एहसास हुआ कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। जैसे ही रोहित रिया के पास आने लगा, रिया ने एक प्यारी सी मुस्कान देकर रोहित से कहा, हाय डैड। रिया की ये मुस्कान देखकर रोहित सरप्राइज हो गया, क्योंकि आर्यन कभी इस तरह रोहित को ग्रीट नहीं करता था। रोहित ने मिस मैरी के हाथ में रूलर देखी। रोहित ने मिस मैरी से पूछा, टीचर मैरी, सब कुछ ठीक है ना? आर्यन ठीक से पढ़ाई कर रहा है ना? मिस मैरी ने सिचुएशन देखते हुए एक अलग ही ड्रामा करना शुरू कर दिया। रूलर राइटिंग टेबल पर रखकर वहीं चेयर पर बैठ गईं। लगभग रोती हुई आवाज में रोहित से कहने लगी, मिस्टर रोहित, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मगर आर्यन सुधरने का नाम ही नहीं लेता। ना होमवर्क करता है, ना मेरी कोई बात सुनता है। उसका IQ लेवल किसी 2 साल के बच्चे से भी कम है। मैंने अपना सारा ध्यान इसे पढ़ाने में लगा दिया, मगर रिजल्ट हमेशा 0 ही निकलता है। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि आपका बेटा स्पेशल केस है, इसे स्पेशल स्कूल में डाल दीजिए। आर्यन जैसे बच्चों को पढ़ाना हम जैसे साधारण टीचरों की बस की बात नहीं है। मैरी की ये बात सुनकर रोहित काफी निराश हो गया, मगर उसने अपने चेहरे पर अपनी उदासी आने नहीं दी। रोहित रिया के पास घुटनों पर बैठा, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। रोहित को इतना पास से देखकर रिया की मुस्कान और बड़ी हो गई। इतने पास से रोहित और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसकी स्टबल दाढ़ी, पतले होंठ और होंठों के नीचे एक तिल। रिया की इमेजिनेशन में उसके डैड जैसे थे, उस डेफिनेशन में रोहित बिल्कुल परफेक्ट उतरता था। रिया का मन अभी रोहित को देखते हुए भरा नहीं था। तभी उसके कानों पर रोहित की आवाज पड़ी, आर्यन बेटा, तुम होमवर्क क्यों नहीं करते? मिस मैरी को कंप्लेन का मौका क्यों देते हो? रिया बिना कुछ बोले सिर्फ रोहित को देख रही थी। रोहित की बातों का क्या जवाब देना है, ना तो ये रिया जानती थी और ना ही उसे इंटरेस्ट था। रिया को चुपचाप खड़ा देखकर मैरी ने अपनी झूठी कहानी और आगे बढ़ा दी। देखा मिस्टर रोहित मारवा, बस ऐसे ही कोई भी सवाल पूछो तो ऐसे ही एक्सप्रेशंस देता है आर्यन। ना तो खुद बात करता है, ना तो मेरी कोई बात समझता है। मैथ की एग्जाम के पहले ज्योग्राफी पढ़ता है और ज्योग्राफी की एग्जाम के पहले हिस्ट्री। ऐसे बच्चे को डिसिप्लिन में लाना बहुत मुश्किल है, और फिर बच्चा ही तो है, मार भी तो नहीं सकते। मैरी की ये बात सुनकर रिया ने मैरी की ओर देखा। रिया को पता था कि टीचर साफ झूठ बोल रही है। वो रोज आर्यन को मारती थी। रोहित पास की चेयर पर जाकर बैठ गया। रोहित का सर झुक चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित ने आर्यन को लेकर हार मान ली हो। रिया से रोहित की हालत देखी नहीं जा रही थी। रिया रोहित को कुछ कहे उससे पहले मिस मैरी ने अपनी आखिरी चाल चल दी। वो रोहित के पास आई और बिल्कुल धीमी आवाज में कहने लगी, मिस्टर रोहित, मेरी बात मान लीजिए। आर्यन को स्पेशल स्कूल की जरूरत है। वहाँ के टीचर्स ऐसे ऑटिस्टिक बच्चों को पढ़ाने में ट्रेन होते हैं। आर्यन उनके अंडर ट्रेन होगा तो बड़ा होकर आप पर बोझ नहीं बनेगा। ऐसी एक स्कूल में मेरा कांटेक्ट है। हमें जल्दी फैसला लेकर आर्यन को वहाँ भेज देना चाहिए। मिस मैरी की बात सुनकर रिया हैरान हो गई। उसे पता था कि आर्यन एक नॉर्मल बच्चा है, उसे ऐसी स्कूल में जाने की कोई जरूरत नहीं। वो देख सकती थी कि मिस मैरी किसी गहरी प्लानिंग में थी। रिया ने सोच लिया था कि अगर रोहित ने आर्यन का साथ नहीं दिया और मिस मैरी की बात मान ली तो वो अपनी मम्मा को सब कुछ बता देगी, आर्यन को यहाँ से छुड़ा लेगी और फिर कभी रोहित से नहीं मिलेगी। वो शांत खड़ी रोहित के जवाब का इंतजार कर रही थी। मिस मैरी ने रोहित के कंधे पर हाथ रखकर उसे फिर से पूछा, मिस्टर मारवा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। रोहित ने अपने सर से हाथ हटाया और बिना मिस मैरी को देखे जोर से आवाज लगाई, सनी।
सनी यहाँ आओ। एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।